बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, इसमें हम आपकी अपनी और अपने मुल्क की बात करेंगे। जो सियासी माहौल है, जो सियासी जोश और जज्बा आपको नज़र आ रहा है, इससे आपकी और मेरी ज़िंदगियों पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारे मुल्क पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इंटरनेशनल कम्यूनिटी जब हमें देख रही है तो हमारा क्या इन्फ्लुएंस पैदा हो रहा है। वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। और इसमें आज आपकी से भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी ज़िंदगियां किस तरह इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में आपने हमें बतानी है। नंबर्स स्क्रीन पे मौजूद होंगे और आप कॉल करेंगे और शामिल हो जाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज की इस पहले घंटे में हम इस पे बात करें। सेकंड आवर में कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर्स के हवाले से हमारा टॉपिक है, वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो हमारा एक पैकेज भी है जो आजकल सियासी माहौल चल रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब, बल्कि मेलसी में उनका जलसा हुआ तब भी आपने देखा, उसके बाद कल वो कराची आए तब भी आपने देखा, उनका अपना नज़रिया है, उनकी अपनी सोच है पॉलिटिक्स को लेकर, ऑपोजिशन पार्टीज़ को लेकर, उन घरानों को लेकर जिन्होंने बहुत हुकूमत की है पाकिस्तान पे। सो इमरान खान साहब उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर जलसे में ज़रूर आवेज़ा करते हैं। तो एक जलसे की और बाकी इनकी तमाम झलकियाँ हमारे पास मौजूद हैं। क्या कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये आप सुनिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। जरदारी माफिया ने सिंध के साथ किया है। अंदरूने सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं, ये डाकू जरदारी से। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। हर 2 महीने के बाद चोर इकट्ठे होते हैं जी। आज गवर्नमेंट गई, कल गई, धरना हुआ, धरना उठा, लॉन्ग मार्च हुई। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। जो ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जो ओवरऑल तज्जियाकारों की राय है, वो सब मैं आपके सामने पेश करूंगी। ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जब हम स्पीच सुनते हैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो बड़ा जोश और बलबला है उसमें, बहुत सारी बातें हैं, आवाम के लिए उनके कंसर्न्स हैं। लेकिन इस पे तज्जियाकारों का यही कहना है कि इतना टाइम गुजरने के बाद, 3.5-4 साल अब होने को हैं और 1 साल बाद रफली हमारे पास इलेक्शंस हो जाएंगे, सिंध में आके या सिंध की आवाम के साथ जो पिछले कई बरसों से हो रहा है, उसको अब तक सिर्फ उजागर किया जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। हम बहुत सारे प्लान्स की निशानदही करते रहे हैं, आपको GTV के फोरम से, न्यूज़ से, बाकी प्रोग्राम से भी पता चलता रहा होगा। कभी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, खैर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में क्योंकि उसमें फौज भी शामिल है, तो हमें लगता है कि जी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में चीजें हो जाएंगी, कुछ बेहतरी हो जाएगी जो उनके ज़मरे में आता है। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो सिंध की सूरत हाल है, ओवरऑल जो आपके और हमारे सामने ही है कि हमारी सड़कों की क्या हालात हैं, हमारी गंदगी के क्या हालात हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज क्या है। सबसे ज्यादा जनरेट अगर कोई शहर करता है टैक्स, तो वो कराची है। इंडस्ट्रियल हब पूरी दुनिया, पूरे मुल्क का कराची है। रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी पूरे मुल्क की कराची है। रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो सब खराब हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। तो आपकी रीढ़ की हड्डी किस तरह से इफेक्ट हो रही है 4-4.5 साल बाद, 3.5-4 साल बाद, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं या बात करें, दिस इज वेल एंड गुड। लेकिन हम जिनकी हाकमियत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। और शायद हमें वक्त के साथ ऐसे लगना शुरू हो गया है, ये बीइंग कराची आइट में बात कर रही हूँ, बीइंग पार्ट ऑफ सिंध में बात कर रही हूँ, अगर सूबे की सतह पे बात की जाए, ये मैं एज एन एंकर पर्सन या अपना कोई जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही हूँ, कि यहाँ जिंदगी गुजारते हुए शायद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये लगने लगा है कि जो शायद सूबे को रूल करेंगे, शायद हमें उनको लुक अप टू करना चाहिए। चाहे वो सूबे के रूलर, कुछ अरसे पहले तक हम MQM की तरफ देखा करते थे, MQM के ऑब्वियसली जो अंदर खाने मसाइल हुए, जो तमाम चीजें आई, उसके बाद
अब हम हमारे पास ले दे के एक ही पार्टी बचती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक तरह से सूबे को रूल कर रही है। जो काम होता है वो वहीं से होता है, नहीं होता तो वो भी वहीं से ही नहीं होता। अगर फेडरल की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जबकि गवर्नर कराची से हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची से हैं, लेकिन उसके बावजूद, और कराची ने मैंडेट भी दिया इमरान खान साहब को, पीटीआई को मैंडेट दिया, कराची के लोगों ने उनके लिए वोट किया, बट स्टिल हमारी सुनवाई आला ओहदों तक नहीं पहुंचती, जो फेडरल के ऐवान हैं वहां तक नहीं पहुंचती, अफसोस के साथ, और बीच में ये आड़े आ जाती है 18वीं तरमीम। खैर, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब को भी कल आपने देखा कंटेनर पे, और जब आसिफ अली जरदारी साहब मंजर आम पर आते हैं तो तज्जियाकारों का ये कहना है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बिकॉज ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, और आखिर में वो कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बाद लोगों को लगता है कि शायद बात है, शायद कोई ऐसी चीज है जो अब तक ढकी छुपी हुई है। जैसे कल उनका एक जुमला है, उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क को किसी शरीफ प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। जब उन्होंने शरीफ कहा तो उस पर तमाम न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी और शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। और भी जो खबरें आई हैं, जो दीगर, हम जब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से भी जब भी बात की गई है, उनका कहना यही है कि एक इंटरिम सेटअप टाइप ऑफ अ थिंग आएगी। अगर इमरान खान जाते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, तो जितना टाइम रह गया है इसको हेड ऑफ द स्टेट के ज्यादातर चांसेस हैं शहबाज शरीफ के लिए, और उसके बाद ये टाइम जब खत्म हो जाएगा तो इलेक्शंस होंगे और फिर पता चलेगा कि जी मुल्क की सियासत या मुल्क का जो लीडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है। मगर अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिस तरह इमरान खान साहब की तकरीर में आपने सुना, इन्होंने कहा कि मैं पीछे आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का बड़ा रोल होता है जी। अगर आप हुकूमत में, आपकी एक ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है कि अगर हुकूमत कोई चीज गलत कर रही है तो ऑपोजिशन उस पर आवाज उठाए। अगर मेरी और आपकी जिंदगी बहैसियत कौम और अवाम खराब है तो उस पर आवाज उठाने के लिए ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिशन की ये जिम्मेदारी है। मगर इस पूरे सियासी माहौल में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, पीडीएम हो, या सियासी जमातें अलहदा हों, हम कहाँ खड़े हैं एज अवाम, एज कौम, हम कहाँ खड़े हैं। कल की खबर है कि इस सारे सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट्स गिर चुकी है। इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, कारोबार की जो सूरत हाल है, वो मेरे और आपके सामने है। हम उससे गुजर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई आपके सामने है। इन तमाम चीज़ों में आई एम नॉट ब्लेमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। हम अपना मुद्दा लेकर कहाँ जाएंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स लेकर कहां जाएंगे। बीइंग नेशनल्स ऑफ द कंट्री, कोई ये बता दे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डीरेल हो रही है इन तमाम चीजों से, हमारे पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या, हमारे पास लोकल इन्वेस्टर डर रहा है, स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स गिर रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम लोग। 2 साल हमने कोविड में जाया कर दिए, ऑब्वियसली पूरी दुनिया उससे इफेक्टेड हुई थी, और आज हम कोविड के बाद अब ये जल से जुलूस और लड़ाई झगड़ा, क्या सही है क्या गलत है वो वक्त बताएगा, वो तज्जियाकार आपको बताते रहते हैं, वो जर्नलिस्टिक पॉइंट हम आपसे शेयर करते रहते हैं, और बीइंग द नेशनल ऑफ द कंट्री हमारी अपनी अपनी राय भी होती है। लेकिन ये मामलात कब हल होंगे, ये मेरा सवाल है। और जाते जाते एक ब्रेक आ गया है क्योंकि, तो जाते जाते मैं एक जल्दी से एक ट्वीट आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उस ट्वीट का एक मकसद है। जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं तो कहा यह जाता है कि उस पर अमेरिका का हाथ है, और जी ट्वीट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हारून असलम की, हु इज अ वेल नोन पर्सनालिटी, और इन्होंने कहा कि हाइप इन एंटी इमरान खान कैंपेन इज होम ग्रोन। आपको लगता है कि ये लोकल है, ये होम ग्रोन है? हेल नो, रिजीम चेंज, फेमिलियर टैक्टिक्स ऑफ यूएस एंड एलाइज। ये यूएस और उनके जितने एलाइज हैं उनकी एक टैक्टिक होती है, वो प्रोब करते हैं पाकिस्तान में, और उनका प्रोब करने का मकसद ये है कि जब उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती पाकिस्तान में, जो उनको चाहिए वो नहीं हो रहा होता, देन दे गो फॉर द चेंज इन गवर्नमेंट। और पिछले दिनों ऐसी ही मुलाकातें और ऐसी ही एक सपोर्ट का जिक्र हो रहा था कि पीएमएलएन को भी सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे ये कयास आ रही है, यह हकीकत है, या अभी इब्हाम है, ये कहा जाता है कि शायद नेक्स्ट हुकूमत बनने में पीएमएलएन का एक बड़ा खासा होगा। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सवाल मेरा वही है, मैं और
आप इस पूरे सिलसिले में कहाँ खड़े हैं, मैं और आप जो अवाम हैं हम कहाँ हैं, और हमारे लिए कब आवाज़ उठेगी और हमारे ज़ख्मों पर कब मरहम लगाया जाएगा, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है इसमें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये भी पता चल जाएगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर के साथ है कौन नहीं, क्योंकि ये ओपन होगा और जो जिस दरवाजे से जा रहा होगा सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। और इस पे इमरान खान साहब ने कुछ और भी चीज़ें पास ऑन की हैं जिसके बारे में जिक्र हम लेटर ऑन करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं, आपको भी मौका देंगे, आप हमें कॉल कीजिए, आपके प्रोग्राम में आपकी जो सोच है, जो आपकी एनालिसिस है वो ज़रूर हम शामिल करेंगे। और दिस इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल थिंक अबाउट कि जी हो क्या रहा है और किस तरफ को चीज़ें जा रही हैं और किस तरह से हमें इसको समझने की ज़रूरत है ताकि आगे हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाते, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हो गई शायद कि वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में नहीं बट फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं हाजिर नहीं हो सकता, आई एम डाउन विद फीवर, थोड़ी सी मेरी मजबूरी हो गई और नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हों ताकि आपसे फेस टू फेस बात हो सके और लोगों को आपकी ऑब्वियसली एक पूरा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल और उसके नज़रिए में या उसके असर में जो चीज़ें आप सोचते हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सकें। जरूर जी फारूक साहब, जो इस वक्त सियासी माहौल चल रहा है, हम तो स्पीच देख रहे हैं, हर तरफ से बयानात आ रहे हैं, वो बयानात कभी कभी तो ये भी मुझे कहना चाहिए कि तमीज़ के ज़मरे से बाहर चले जाते हैं, उसमें बदले की सियासत की बू आने लगती है। आपको ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ अरसे पहले थोड़ी बहुत मेच्योरिटी नज़र आ रही थी कि जो सियासी जमातें चाहे हुकूमत में हो और अपोजिशन में जी वो कम से कम इस तरह की कुछ जबान को काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं किया गया था। लगता था कि ये मेच्योरिटी आ गई है जी। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या है कि इख्तिदार एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर वो आपको हासिल करना हो तो या वो इख्तिदार आपके हाथ से जा रहा हो तो आपको ऐसा महसूस हो रहा हो जी, आप फिर पैनिक ही हो जाते हैं और वो शायद पैनिक में मतलब है कि फिर वो जबान इस्तेमाल करते हैं जो कि डेरोगेटरी है जी। और जो कि आइन और कानून के मुताबिक और पार्लिमानी जो कवानीन जवाबित हैं और रिवायतें उसके खिलाफ होती हैं। तो ये अफसोस की बात है, दुख होता है इस तरह का माहौल देखकर। और किसी भी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सोल सर्चिंग की जरूरत है कि वो रिव्यू करें कि हमारी मजमूई तौर पर हमारी कारकर्दगी क्या रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इस वक्त क्योंकि हम फुटेजेस भी चला रहे हैं, इमरान खान साहब कल कराची तशरीफ लाए और एमकेएम पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई। बीइंग इत्तेहादी, जाहिर है शायद उन्होंने अपना कोई कॉन्फिडेंस उनसे शेयर किया हो, या क्या आपको लगता है आपकी तरफ यकीनन कोई ना कोई खबर भी पहुंची होगी और कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें इस इत्तेहाद के हवाले से जिसके लिए खुसूसी तौर पे इमरान खान साहब कराची तशरीफ लाए? देखिए, मैं बज़ाहिर एमकेएम से अलग हूँ जी। काफी अरसे से। आप अलग हैं, लेकिन मैंने कहा फिर भी खबर कोई ना कोई पहुंचती जरूर होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को एमकेएम से अलग नहीं समझता। मैं एमकेएम को एक मिडिल क्लास, एक पढ़े लिखे लोगों की और नौजवानों की एक जमात होनी चाहिए, मैं वो देखना चाहता हूँ। मेरा ये विजन है और उसके लिए मैं अगर उसका बाकायदा हिस्सा नहीं भी हूँ, मैं उसका वेल विशर हूँ। तो पहली बात जो मैं बात करूंगा वो मेरी मजबूत क्रिटिसिज्म मैं समझता हूँ कि लोग उसे लेते हैं। ठीक है। कि मैंने तो 3.5 साल पहले ही अपने भाइयों से कहा था कि देखें, हम वजारत का बोझ ना लें,
हम सपोर्ट जरूर करें पीटीआई को, इमरान खान साहब को, उनके बजट पास कराएं, उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पास कराएं, लेकिन यह है कि हम हर 3 महीने बाद जो हमारे मुतालबात, ये चार्टर है, उसको मॉनिटर करें। देखिए उसमें से किसी एक चीज पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है, और इसीलिए कल जब ये तशरीफ लाए थे भादराबाद, तो वहां से ये एलानिया जारी हुआ था कि भाई कोई शिकवा नहीं किया, कोई मुतालबा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आपको अब उम्मीद भी नहीं है कि 1.5 साल में जो 3.5 साल में मुतालबात पूरे नहीं, वो 1.5 साल में क्या मुतालबात पूरे होंगे। और वो पता चला लॉलीपॉप एक दी गई, हैदराबाद से कोई ऑफिस खुल गया, बहुत सारे लोगों ने देखे इस पर कि इतनी बड़ी अहम जमात, इतनी अहम पोजीशन था आपके पास। बहरहाल यानी वो सूरत तो नहीं जो पहले होती थी, लेकिन अगर 7 सीटें कौमी असेंबली में हो, वहाँ परवेज इलाही साहब वजीर आला की बात कर रहे हैं 5 सीटों पर, वो कह रहे पंजाब की वजारत आला हमें थे, और ये 7 सीटों पर बुनियादी बातें थी। लेकिन अब कराची का सर्कुलर ट्रेन थी, पानी का मंसूबा था, और मिसिंग पर्सन जो लापता साथी हैं, अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की डेट और तारीख आने में दिन बाकी है। ये कह सकते थे कि कराची का डेवलपमेंट एजेंडा एक कमीशन के हवाले किया जाए, लेजिस्लेशन करके कराची अर्बन डेवलपमेंट आर्टिकल 149(4) में, ताकि वो जो पीपल्स पार्टी का सौतेली माँ का सलूक है, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, सारे इख्तियारात जो उन्होंने गस्ब करके रखे हैं, उन इख्तियारात का एक मौसर तोड़ आर्टिकल 149(4) में। और ये बात मैं 1.5 साल से हर जगह पे कह रहा हूँ, मैंने ये पिंडी भी अपना फार्मूला भेजा, मैंने इस्लामाबाद भी भेजा, और अपने साथियों को भी दिया, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो जो लापता साथी हैं, लापता लोगों की बात करते, फिर जो पानी है कराची का, जो पानी के मसाइल हैं बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे। अच्छा, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कहा जब उनसे टेलीविजन पर जब उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए और उनसे पूछा गया कि जी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से आपकी क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, इस हवाले से तो कोई बात नहीं हुई, ये तो इमरान खान साहब हमसे मिलने आए थे और हम मुख्तलिफ उमूर पे हमने गुफ्तगू की। देखिए ना, ये हो नहीं सकता कि अगर के वाले आ रहे हों, लड़की के लिए रिश्ता देने आ रहे हों, और आके फिर वो लड़की का हाथ ही ना मांगे और वो रिश्ता ही ना मांगे कि भाई आप हमारे साथी हैं, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें उम्मीद है। ये सारी बातें तो होती हैं, मैं नहीं समझता कि ये वाली बात ना हुई हो, क्योंकि यही उनका, देखिए इससे पहले तो 3.5 सालों में नहीं आए ना, तो इसीलिए ये पॉलिटिकली इमरान खान साहब जब वजीर आजम है, ये भी पॉलिटिशियन नहीं है, और ये पॉलिटिक्स में आ गए हैं। इन्होंने 3.5 साल पॉलिटिक्स नहीं की। भाई इनका इख्तलाफ हो सकता है ऑपोजिशन की जमातों से, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन आप उनके वजूद से, उनके वोट से, उनके मैंडेट से इनकार नहीं कर सकते। और आपके पास भी 2/3 अक्सरियत नहीं है कि आप आईन में जो चाहे तरमीम कर सकें, जो दावे आपने किए थे वो सारे पूरे कर सकें। इसलिए आपको कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के साथ बैठ के डायलॉग करना चाहिए, तो मुकालमा। और फारूक सत्तार साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए मेलसी जाकर अब ये अनाउंस करना कि सदर्न पंजाब जो है उसको सूबे का स्टेटस दिया जाएगा 3.5 साल बाद, ये इस तरह के अनाउंसमेंट वजीर आजम साहब ने वहां जाके किए हैं। फिर कराची आना, इत्तेहादियों से मुलाकात करना, जबकि कराची की बिजनेस कम्युनिटी बड़े अरसे से नाला है कि वजीर आजम साहब कराची पर उस तरह तवज्जो नहीं देते जिस तरह से पहले वजीर आजम जो भी पिछले फॉर्मर रहे हैं वो दिया करते थे, या बिजनेस कम्युनिटी को कुछ साथ लेके चला करते थे। ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे। सो आप क्या समझते हैं कि 3.5 साल बाद ये अनाउंसमेंट्स करना कि अब हम पार्लियामेंट में ये पेश कर देंगे, करारदाद मंजूर करवाएंगे, सूबा बनाएंगे और कराची के ये मामलात हम हल करेंगे, कराची की या सिंध वालों की जान छुड़ाएंगे हम, सो ये चीज़ें 3.5 साल बाद आपको लगता है कि अब आवाम के दिलों से लगेंगी, या इसमें कोई ऐसी बात है जो हम सबको महसूस होगी, या हम सब उस पर फेथ करेंगे या कॉन्फिडेंस करेंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन चल ही रहा है? देखिए, अगर पीटीआई और उनके सरबराह में मैच्योरिटी होती, एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास, लेकिन अच्छी टीम अगर होती तो ये रोड मैप बना देती कि देखें 2/3 नहीं मिली, हम वो काम नहीं कर सकते जो हमने दावे किए। अवाम को उसी वक्त वजारत उस्मा जब ली थी बता देना था कि देखिए हम ये सारे काम नहीं कर सकते, या तो हम दोबारा इलेक्शन में चले जाएं अभी से, हमें 2/3 अक्सरियत अवाम दे, तो हम सारे वो वादे दावे जो हमने के पूरे करेंगे। तो अच्छा, अगर आप नहीं कर सकते थे ना, और आपको इख्तियार भी लेना था, हुकूमत भी करनी थी, तो आप सूबा बनाने की अब बात कर रहे हैं, जो जनूबी पंजाब सूबा, आप बिल डाल देते ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, कमेटी के हवाले कर देते, और कमेटी में पीटीआई के लोग उसको पुश करते। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी उसको नहीं होने देते
तो उनको एक्सपोज करते कि देखिए ये इस बिल को आईनी तरमीम को पास नहीं होने दे रहे और इनकी मदद से पास होगा और ये क्रेडिट सारी जमातों का होगा, मसला एक हल हो जाएगा, जनूबी पंजाब का देरीना। इसी तरह सिंध अर्बन और दही का एक मसला चल रहा है, तो डेवलपमेंट फंक्शन कराची के कमीशन को आप दे देते। इसी तरीके से आर्टिकल 160 के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन बना के आप सारे वसाइल शहरों को, बल्दियात को, जिलों को डायरेक्टली दे देते, सूबे बाईपास होते। आपने 18वीं तरमीम का रोना रोया, आपने सूबे मुख्तारी का रोना रोया और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, कुछ नहीं किया। और एमकेएम ने भी अपने 4 साल गुजार दिए बल्दियाती, न इख्तियारात मिले न वसाइल मिले। 140A की मेरी पिटीशन थी, वो जस्टिस गुलजार अहमद शेख आखिरी दिन अपने ऑफिस में उसका मसला हल करके गए, उसे थ्रू किया, खुदा करके वो हो गया। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीटीआई एमकेएम खड़ी हो जाए, बाकी सारी जमातों को लेके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन कराची में सारी जमातें मिलकर कर दें। पीपल्स पार्टी मजबूर होकर, जिच होकर 140A के इख्तियारात बल्दियाती इदारों को देगी। ये मोबिलाइजेशन से होता है, लोगों में जाकर ये बात करनी पड़ती है। ये जो आईन के तहत इख्तियारात हैं जो मिलने चाहिए और जो मिले भी हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको लेने के लिए कुछ मोबिलाइजेशन, तो वो कोई प्लान, कोई मंसूबा सामने नहीं आया, सब इसी तरह बैठे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने वो बस या ट्रेन मिस कर दी। अब पता नहीं कभी मौका मिले। और ठीक है फारूक साहब, क्योंकि आगे मुझे ब्रेक पर जाना है, वक्त की थोड़ी सी कमी है और मैं चाहती हूँ कि ये जितना आपका एज अ सियासतदान जो आपके जितने पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप हमारे स्टूडियो में आके जरूर शामिल करें, लेकिन जाते जाते बस आपने ब्रीफली मुझे बता देना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगा या नहीं, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है? देखिए मैं 50 ब्रीफली यस नो नहीं, देखिए यस नो बहुत मुश्किल है। जहांगीर तरीन अलीम खान की आप बता सकते हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में ख्याल कर रहे हैं आप, जहां इतनी बातें की वहां ये भी बता सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगा या नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होगा तो उसमें वही जो मालूमात की कमी है पीटीआई और इमरान खान के पास, कि उनके कौन से लोग अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में वोट देने जा रहे हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ। तो मैंने इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को भी वार्न किया कि उन्हें अपनी सफों के अंदर देखना है। एमकेएम और पीएमएल की मुझे नहीं लगता कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी के साथ जाएं, लेकिन उनकी अपनी सफों में मुझे जो कमजोरी लग रही, अपनी सफों में उनको चेक करने की जरूरत है। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो आपके सामने है, लेकिन इस पे ऑब्वियसली एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हम शामिल करते हैं ताकि हम मज़ीद इसे समझ सकें, जान सकें और आगे की राय के हवाले से भी हमें पता हो, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो पॉलिटिकल साइकिल है वो आपके इकोनॉमिक साइकिल को और आपकी ज़िंदगियों को ऑन द होल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, GTV के इस्लामाबाद ब्यूरो के चीफ मतीन हैदर साहब मौजूद हैं। फ़ोन कॉल पे उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मतीन साहब, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और सियासी मंजरनामा है इस्लामाबाद का, सुबह सुबह उसकी क्या सूरत हाल है, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सियासी सूरत हाल है वो हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर करती है, और चाहे वो माशी सूरत हाल हो, चाहे वो मुल्क का सोशल लैंडस्केप हो। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन से आगे ही हासिल किए बगैर जो है किसी किस्म का हम कुछ और सोच नहीं सकते, अगर हमें ये ना पता हो कि पॉलिटिकल। तो इस वक्त इस्लामाबाद का जो सियासी मौसम है उसे मैं यही कह सकता हूँ कि इंतहाई बेयकीन है। मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज कराची में थे, जहाँ पे उन्होंने
एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात की और एमकेएम उनकी इत्तेहादिया, और आज उसी एमकेएम के लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने आ रहे हैं। अच्छा। और चौधरी शुजात जो ऑल्सो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी मिलने हैं। तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अब हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। अगरचे के अभी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया नहीं गया, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। नंबर गेम के ऊपर दिन रात हर पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद और हर सियासतदान ने इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। अगरचे के वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि वो इससे निपट लेंगे, लेकिन ये कहना बजा होगा कि हुकूमत जो है वो इस तहरीक से और ये अपोजिशन के जितने भी रहनुमा आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और फिर हुकूमत की जो अपने इत्तेहादी जो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत घबराई हुई है। और एक मैं आखिरी बात करके फिर आप सवाल जरूर कर सकते हैं कि अभी एक डिसीजन लिया गया है कि जिस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली होंगे वो वोटिंग में और उस तहरीक के दौरान इजलास में शामिल नहीं होंगे, ताकि किसी भी किस्म की मुमकिन हार्स ट्रेडिंग और जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसको रोका जा सके। तो ये एक डिसीजन इन्होंने इस एतबार से ये दिया है कि पीटीआई के तमाम अरकान उस रोज जब भी इजलास बुलाया जाएगा, और दूसरी उसमें जो पहलू आया है कि हुकूमत जानबूझ के कौमी असम्बली के इजलास बुलाने में ताखीर कर रही है ताकि इजलास में ताखीर होती जाए। और अगर समरी स्पीकर की जानिब से जाती है प्रेसिडेंसी में, तो गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफिंग दी कि कोई भी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन या अदालत प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं कर सकती कि वो इजलास को जल्द अज जल्द बुलाए। तो कौमी असम्बली का इजलास का जो अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट की जानिब से किया जाता है। अब ये एक नया कानूनी और आईनी पहलू सामने आ गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उस समरी को डिले कर सकते हैं जिस समरी के जरिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, और उसमें तमाम जो कानूनी और आईनी पहलू हैं उसके मुताबिक प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो जल्द अज जल्द इजलास बुलाएं। तो हर तरफ से नंबर गेम और ताकत का इस्तेमाल एंड पावर ऑफ मसल्स जो है वो इस वक्त एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मतीन हैदर साहब, क्योंकि वक्त की कमी है और उसके बाद दोबारा हमें ब्रेक लेनी होगी, क्या आप ये भी इस बारे में भी वजाहत फरमा सकते हैं जो सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब के पास आईनी राइट है कि वो पीटीआई को पाबंद कर दे, पीटीआई के अरकान को, कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्ट ना लें? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? जी देखें, आइन में एक चीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है वो मैंने अभी आपकी और नाजरीन की खिदमत में पेश की कि फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर तो पाबंदी है। अच्छा। लेकिन जिस वक्त अगर वोटिंग होगी और अगर पीटीआई के अरकान मौजूद होंगे तो फिर उसको, चूंकि ये शो ऑफ हैंड है, उस वक्त नहीं रोका जा सकता। लेकिन आइन में और कानून में किसी किस्म की कोई ऐसी कदगन नहीं कि वज़ीर आज़म जो है वो अपने अरकान को जो है वो इस बात पर रोकें कि वो असम्बली के इजलास में ना जाएं। कोई रोकने के हवाले से किसी किस्म की कदगन नहीं। ये एक जिसे कहते हैं सियासी उसूल के तहत वज़ीर आज़म रोक सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली उनके पास उसको नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असेंबली के रोल के हवाले से भी मैं बात करना चाहती थी, लेकिन कुछ सेकंड बचे हैं, अगर आप वन लाइनर कोई देना चाहें। जी, वन लाइनर ये है कि ये इस वक्त जिसे कहते हैं इंतहाई पेचीदा सियासी खेल है और आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है, आइंदा आने वाले दिनों का कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस खेल का अंजाम क्या हो गया, क्या खान सरवाइव कर पाएंगे और क्या अपोजिशन सरवाइव कर पाएगी। ये तमाम तर मुनसर करता है नंबर गेम के ऊपर। ठीक है, विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपके वक्त का और इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन का। तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम टॉपिक्स आपकी तरफ हम लेकर आते रहेंगे। इस वक्त एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कंज्यूमर राइट के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। और अब हम कंज्यूमर्स के हवाले से, सार्फिन के हवाले से बात करेंगे, यानी अपने ही हवाले से बात करेंगे। मैं, आप कहीं भी जहाँ भी पाकिस्तान में मौजूद हो, दुनिया भर में मौजूद हो, ऑब्वियसली वी आर कंज्यूमर्स, हम मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के अपने राइट्स होते हैं। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो शख्सियत काम करती रही है या जो ग्रुप काम करता रहा है, आज उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बीइंग अ कंज्यूमर, सारिफ की हैसियत से अगर आपका कोई सवाल है या आपके जहन में कोई ऐसा कंफ्यूजन है या आप अपने राइट्स के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं इस सेशन में। हमारे साथ मौजूद हैं कौकब इकबाल साहब, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और कौकब साहब की ये तकरीबन कितने साल की जर्नी हो गई है अब आपकी? अब तो मेरा ख्याल है 22 साल से ऊपर की। 22 साल की जर्नी में तकरीबन 14-15 साल हमने इनको देखा है कि ये लगे रहे हैं और हमेशा से इतनी चीज़ें नहीं थी जो आज आप कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपने एक माशाल्लाह लंबा सफ़र और एक ट्रैवल और मेहनत, जो हमारा कल का शो था ना कि मेहनत करने से ही फ़ायदा होता है, सो वो मेहनत इतने सालों पर मुहित है। वैसे आपकी मेहनत 22 साल और इमरान खान साहब की मेहनत भी 22 साल काफ़ी मिलते जुलते साल हैं। खैर, और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं खलील शेख साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हम पहले ज़रा कंज्यूमर्स कौन से ऐसे आजकल, वैसे तो राइट्स के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत ये वो पता चली गया है, डिजिटल जब से आया जब भी पता चल गया है, गूगल भी लोग कर लेते हैं, लेकिन आजकल कौन से ऐसे सार्फिन के इश्यूज हैं जिस पर आप ख़ास तौर पे नज़रसानी कर रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है वो है महंगाई का। जी। अब लोग कहते हैं कि जनाब हमारे महंगाई बहुत हो रही है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। बहुत सारे लोग पैनल्स पे आके डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी महंगाई बढ़ गई है, भाई ये इसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट है। मगर बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि अगर चिकन प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम बाइकाट मुहिम शुरू करते हैं। दूध के भी प्राइसेस बढ़ी और अचानक ये नहीं 1 रुपया नहीं, 4 आने नहीं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए हमने बाइकाट मुहिम शुरू करते हैं। और मैंने तो बस अभी ये देखा कि अल्लाह माफ़ करे कि ये जो एक अभी आप देख रहे हैं कि जानवरों में बीमारी आई, फ़ौरन उसके बाद, और मैं इनको डेयरी फार्मर्स को समझा रहा था कि देखें आप इस तरह ना करें, क्योंकि दूध जो है एक बुनियादी ग़िज़ा है हमारी, और इसमें आप 10 रुपये 12 रुपये का इजाफा करते हैं तो ये लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएगा। और वैसे भी आपको बता दूं कि मैंने चैलेंज किया था इनसे कमिश्नर कराची की मीटिंग में कि दूध तो कराची में पहले ही खालिश नहीं मिलता, मिलावट शुदा दूध और उसके अंदर पानी मिला हुआ दूध और ना जाने क्या क्या चीज़ें मिला के बेच रहे होते हैं। तो हमें तो दूध वो जो है 160 के बजाय वो 200-250 रुपए किलो पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जब ये पूरी दुनिया में एक ऐसी एसोसिएशंस, कंज्यूमर एसोसिएशंस की तरह की पूरी दुनिया में हर कंट्री की एक एसोसिएशन होती है, तो हमने यहाँ पे उनकी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह यहाँ बाइकाट मुहिम शुरू की। क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी है यहाँ की, वो या तो पोलियो में लगी होती है, किसी और कामों में लगी होती है। प्राइस कंट्रोल करना क्योंकि उनका कमिश्नर सेक्रेटरीट का काम है और डिप्टी कमिश्नर्स का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर्स का काम है, मगर उनके पास उनकी तरजीहात कुछ दूसरी होती हैं। ठीक है, इस पे हम कंटिन्यू करते हैं। मुझे एक्चुअली आपकी बात पे याद आया, कल हमने डॉक्टर नज़ीर हुसैन के साथ, जो कि डीजी लाइव स्टॉक सिंध हैं, प्रोग्राम किया था और हमने उनको बताया था कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये बैन हो गया, वो बैन हो गया। हमारे प्रोग्राम के बाद जाके उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने उस मीटिंग में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ये बात उठाई गई थी, उस लेटर को दोबारा तश्कील दिया है और दोबारा तश्कील देके उसे क्लैरिफाई किया है कि जी दूध में कोई मसला नहीं है, मीट में उस तरह कोई मसला नहीं है और जो पीढ़ियां हैं उनको हमने बैन किया है, बाकी चीज़ों को नहीं किया है। सो ये लेटर शुजा मैं आपको भेज रही हूँ, हम इसको स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। इट हैपेंड आफ्टर आवर शो, जिस तरह हमने डिस्कशन की और उसके बाद फिर ये चीज़ आई। सो मैं आपको भेजती हूँ, मगर उससे पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग नुसरत, कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी याया साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो और कौकब साहब को स्पेशली सलाम हो, क्योंकि इनसे पहले भी कई दफा बात हुई है और आपने इनको बुलाया जी। पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आप उस सियासी उस पर तो मैं बात नहीं कर सका, जाहिर कॉल नहीं ली थी आपने, लेकिन बहरहाल अब ये हो गया कि हम तो बहुत घबरा चुके हैं, अब खान साहब घबरा रहे।
तो जी। जरा फिक्र कर लें लोगों की। मैं पूछना ये चाहूंगा असल में, क्योंकि ज़ाहिर कंज्यूमर राइट्स हमारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, और यकीन करें विलिंग नहीं है। लोग लाखों रुपए की चीज लेते हैं और उसमें कोई मैल फंक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता तो अप्रोच नहीं करते और वो खुद ही कुछ ठीक करा के लेते हैं। मेरा जैसे गाड़ियों का काम है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कंपनी फरोख्त कर रही हैं और उनके अंदर इतना सब स्टैंडर्ड सामान, प्लास्टिक के सामान और चीजें ऐसी सब स्टैंडर्ड होती है कि वो जल्दी खराब हो जाती हैं, हैंडल टूट के हाथ में आ जाते हैं। तो हमारे पास कौन सा फॉर्म है कि जो इतनी ह्यूज इंडस्ट्री, इतना पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री कोई वारंटी और गारंटी अपनी वो ऑनर नहीं कर रही होती है और कुछ ना कुछ बहाने तलाश के ये कौन सी गाड़ियों की, आप लोकल गाड़ियों की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल नहीं, लोकल की इंटरनेशनली तो कोई गारंटी नहीं होती, वो यूज होती हैं। जो नई गाड़ियां जो बनती हैं, जिसमें 3 बहुत बड़ी कंपनियां, मैं बगैर नाम नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने तो काम, लेकिन उनकी प्रोडक्शन तो अच्छी भी होती है, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं। नहीं, लेकिन यही तो मैं आपको बताऊं, उन बड़ी कंपनी के प्रोडक्शन का अगर मैं चाहूं तो आपको पूरी स्टेटस दे दूंगा कि उनकी क्या क्या खराबी है। और अच्छा। इतनी मतलब बात चीजें प्लास्टिक की इतनी हैंडल, इतने नॉब्स इतना खराब होते हैं कि वो हाथ में आ जाते हैं फौरन। और दूसरी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई गाड़ी, और ये कंज्यूमर राइट की बात है और सेफ्टी की बात है, कोई गाड़ी विदाउट एयर बैग्स और विदाउट एबीएस के बननी नहीं चाहिए। इस पे मैं चाहता हूँ कुछ बोलेंगे। थैंक यू सो मच। विदाउट गियर यानी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं बननी चाहिए? चलेगा? ब्रेक्स, विदाउट एबीएस ब्रेक्स और विदाउट जो है क्या नाम है आपके एयर बैग, जी। एयर बैग को हाईलाइट कर रहा है। ठीक, मैं ठीक, बताता जी, चलूं, ऑनर बहुत बताते अच्छी हैं। बात जी। इन्होंने कही। और क्योंकि हम तो सिर्फ रोज़मर्रा की अजनास की बात करते हैं कि उसके जी। प्राइस बढ़ गए, मगर गाड़ियों की प्राइस में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जी, और उसका स्टैंडर्ड गिर जी। गया। उन्होंने बात सही की कि एक्सीडेंट होता है, एयर बैग्स नहीं आते। 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां हो गई हैं और जिसकी कीमत अगर आप यहाँ पे सही तरह किया जाए तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान की जो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी एक बनी हुई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें है, उसका मैं भी वाइस चेयरमैन हूँ और हम इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। और इसके लिए आपको पता है कि ये पूरा एक, जिस तरह हम दूसरे लोगों को कहते हैं कि अभी आप ये देखिए कि जो गाड़ियां वो कह रहे हैं कि हम टाइम पे देंगे, वो टाइम पे नहीं दे टाइम पे भी रही। नहीं अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है कंज्यूमर कोर्ट्स। मैं इन साहब को भी बताता चलूं कि आप कोई भी गाड़ी के लिए अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर कोर्ट्स आर ओपन, आप वहाँ पे जाएं और वकील करने की ज़रूरत नहीं है। एक सादा कागज़ पे लिखें कि जी ये मसाइल से मैं गुजर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं इतने लाख रुपए का कंपनसेशन भी चाहता हूँ क्योंकि मैं इसकी वजह से सफ़र कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास 2 कंप्लेंट्स आई कि उनको टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई और बल्कि वो डीजी रिटायर्ड थे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के, उनकी बेटी को ने गाड़ी बुक करी थी, वो डिले हो गई। मैंने पहले उनको कांटेक्ट किया कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे या इम्पोर्टर थे कि भाई आपने टाइम पे गाड़ी डिलीवरी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि साहब वो ये है और मैंने डायरेक्टर को कह दिया है। उसके बाद फिर मैंने मशवरा दिया कि जनाब ये इस तरह नहीं मानेंगे, आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। उन्होंने वहाँ से कंज्यूमर कोर्ट से उनको परसों ही तरसों मुझे भेजा, व्हाट्सएप किया कि ये मैंने नोटिस जारी करवा दिया है। ठीक है। तो ये इस तरह के भी और ये 90 दिन में तकरीबन इसका रिजल्ट 90 डेज में इंशाल्लाह इसका। एक कॉलर है और उसके बाद हम खलील साहब से भी बात करेंगे, काफी देर से खामोश है खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ओन मोहम्मद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी ओन साहब। अभी आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस कंट्रोल करती है। हमारे यहाँ मुल्तान में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं वो अपने दफातर से बाहर ही नहीं निकलते और दुकानदार अपने मन माने प्राइस लेते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए हमें वकील की भी जरूरत पड़ती है, वो भी फीस जो है सारिफ को देनी पड़ती है। तो इन हालात में हम क्या करें? क्या हम सार्फिन जो है वो दुकानदारों से लुटते रहे? जी, इसके ऑन एयर हम बात कर लेते हैं। कौकब साहब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू खलील साहब का भी शामिल करते हैं। कौकब भाई ने क्लियर कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर किसी वकील को, मेरे प्यारे भाई, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सारिफ को जाने की ज़रूरत नहीं और कोई पैसा नहीं लगता उसके अंदर। सिर्फ आपको एप्लीकेशन देनी है और विद इन अ वीक उस पर डिसीजन होता है। उसके अंदर अगर आप राइट हैं तो उसके अंदर उनके खिलाफ जो है ना फौरन ऑर्डर होता है और इतनी उसके अंदर पावर है कि उसको जो है ना चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कहीं।
तो कंज्यूमर कोर्ट जो है ना, ये कंज्यूमर एसोसिएशन ने पहले अपना पंजाब में बनवाई, फिर कराची में, सिंध में बनवाई। पूरे सिंध में 28 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे कंज्यूमर कोर्ट ऑलरेडी कायम कर रही है और वर्क कर रही है। ये तो मुल्तान से कॉल कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुल्तान से कर रहे हैं, तो इनके भी इलाके में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे इनकी है आपके पास। अच्छा, 11 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर भी। जी हाँ, जी हाँ, प्लीज आप वहाँ कॉन्टेक्ट करें कंज्यूमर कोर्ट को विदाउट वकील। अच्छा खलील साहब, एक और चीज़ भी बताइए कि आप लोग इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, इतनी बात करते हैं और आप मुहिम भी चलाते हैं, बाइकॉट मुहिम, सार्फिन की सोच में कितना फ़र्क आया है? क्या सार्फिन आपका साथ देते हैं? क्योंकि मैंने तो यही देखा है, कोई चीज़ ख़राब आ गई, चलो छोड़ो, कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं वापस जाऊंगा, चेंज करूंगा, ये वो, अदरवाइज लोग कहते हैं कौन जाए, अब छोड़ो, इसको दे दो, उसको दे दो, ये इस्तेमाल कर लेगा, वो इस्तेमाल कर लेगा, टाइम नहीं है। देखें मेरी बहन, सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क की कौमें जो है ना, दुनिया की कौमें जागती जब हैं जब इंसान अपना खुद जो है ना रोल अदा करता है। हम लोग जो है ना सारा बेस बना देते हैं गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को। ठीक है, उनके फॉल्ट हैं, उनकी जो गलत बातें हैं, बेअब तो अल्लाह की ज़ात है, तो हम वहाँ पे उसको रेस करते हैं, हाईलाइट करते हैं। मकसद ये है कि हमारा कंज्यूमर, हम लोग जो है ना, हम लोग कहते हैं यार ये तो दूसरे का मसला है, मेरी जेब से क्या गए, मेरी जेब से 200 रुपये गए ना, चीज़ गलत दे दी, चलो फेंको यार, चक्कर में जाओ। भाई थोड़ा टाइम निकालें, उसको कंप्लेन करें, उसको रजिस्टर करें, CPLC में कंप्लेन करें, FIR करें, कोई चीज़ है तो आगे तो आए ना। आप आगे आएंगे तो आपके साथ अथॉरिटीज़ खड़ी हैं। आप लोग घबराते हैं आगे आते हुए, आप लोग टाइम अपना वेस्ट, टाइम नहीं है ना। देखिए टाइम नहीं है तो फिर कौमें कैसे बिल्डअप करेंगी? कौमें बिल्डअप करती हैं अवेयरनेस से। अवेयरनेस जगह जगह के हम लोग थक रहे हैं और हम लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस हो, कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से अवेयरनेस हो, प्राइसेस के हवाले से अवेयरनेस हो। इस पे हम सेशन करते हैं, इस पे हम लोग मीडिया को कवरेज करते हैं, कौका भाई अपना टाइम निकालते हैं। हम लोग भी तो है ना, आप ये देखें, हम लोग अपना काम छोड़ के निकालते हैं। साहब से मैं ये बात करना चाहूंगी कि ये बात जो जाहिर इन्होंने की वो आप आगे बढ़ाइएगा, मगर क्या आपने पर्सनली या आपके पास शिकायत आई हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, आपने कभी उनके साथ बहस व मुबाहिसा किया है या उनके साथ आपकी कोई डिबेट हुई है, कोई रिजल्ट आया है? मैं खुद अपनी पर्सनली शेयर कर दूं आपको कि जाहिर है कि घर में ख्वातीन भी हैं, मेरी वाइफ है, बिल्कुल, तो उनके लिए वो अपने कपड़े ले आई हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो वो कोई छोटा था या कोई कलर निकल गया, किसी का पेंट हो गया, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कलर उतर गया इसका। मैंने कहा जाके आप वो चेंज करा लो। मुझसे कहा कि नहीं जी, वो तो ना चेंज कर रहे हैं ना उसको वापस ले रहे हैं। मैंने कहा चलें जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, बहरहाल मैं जाके सबसे पहले तारुफ नहीं करा था कि मैं कौन हूँ, क्या पावर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि साहब वो ये देखें, वाइफ मेरे आई थी आपके पास, तो आप ज़रा इसको देख लें। कहते नहीं साहब, हमारी तो पॉलिसी लगी हुई है। तो फिर मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता हूँ एज ए कंज्यूमर, अभी चेयरमैन पे नहीं आता। जब मैं उनसे कहता हूँ कि जनाब ये बोर्ड उतार दें आप, तो उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये कौन साहब आए हैं। और उसके बाद वो कहते हैं सर वो हमारी नौकरी, जब मैंने कहा नौकरी की आप अपने GM से बात कराएं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो पूछते हैं कि जनाब आपका क्या नाम है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इतना काम किया है कि GM सब वो बात करता है, तो साहब वो वापस भी कर लें इनका और ऐसा भी कर लें। तो आपके लिए तो कर लेते हैं, लेकिन और जो हमारी खवातीन है, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद बताएं, और आप लोग कॉल करके मुझे बताएं खवातीन के इस तरह आपके साथ हुआ है, क्योंकि कौकब साहब तो जाएंगे, ऑब्वियसली ये आवाज उठा लेते हैं और कनेक्टेड हैं तो हो जाता है, मगर मैं आप जा रहे हैं या और लोग जा रहे हैं, उनका क्या होगा एक ब्रेक के बाद? बिल्कुल। वेलकम बैक। हम सार्फिन के
हुकूक के हवाले से, हुकूक में देखें ऐसा मुश्किल है, ये बात करना ही मुश्किल है तो हुकूक देना कितना मुश्किल होगा, उसी में बंदा स्टैमर कर जाता है। खैर, हमारे साथ कौकब इकबाल साहब मौजूद हैं और हमारे साथ खलील साहब मौजूद हैं। हम सार्फिन के हवाले से बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी हमारे कॉलर ने भी इनपुट दी है जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले आप ये बताने वाले थे कि आम खातून या हजरत अगर जा रहे हैं और उनके साथ ये मामला हो जाता है, एक्सपायर दवाएं मिल जाती हैं और चीज़ें ख़राब मिल जाती हैं, खाने पीने की अशिया हैं, कपड़े हैं, जूते हैं और चीज़ें, तो वो किस तरह हैंडल करे? आपने तो हैंडल कर लिया। नहीं नुसरत, मैं समझता हूँ कि जब हम एम्पावरिंग कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो वो सबसे बड़े तो इस सारिफ को मालूम होना चाहिए कि वही वो क़ुव्वत है, क्योंकि अगर वो ख़रीदारी छोड़ दे तो दुकानदार किसको बेचेगा? कंज्यूमर ही नहीं होगा तो अपनी कितनी अच्छी मगर यूनिटी का फुकदान है ना, हम कोई मुहिम चलाते हैं उसमें सब यूनाइटेड नहीं होते। मगर मैं यही बता रहा हूँ कि एक आवाज़, देखिए किसी दुकानदार, मैं बताते रहूँ कि सुन ले सारे सारिफ के उनकी एक आवाज़ अगर ऊंची निकलती है तो वो जो दुकानदार है वो अपनी बिल्कुल उसकी प्रोडक्ट को बचाने के लिए आपके साथ ताउन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि पहले आप उसको हल्की आवाज़ में समझाने की अखलाकी तौर पे कोशिश करें, नहीं होता है तो आप ऊंची आवाज़ भी कर सकते हैं और अपने तमाम के दायरे में रहिएगा। हाँ, मतलब ऊंची आवाज़ का मतलब अखलाक, सबसे पहले अखलाकी, और फिर भी वो बात नहीं माने तो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम इंशाल्लाह वो सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे। आपके पास कोई कंप्लेन? मैंने कंप्लेन करवाई आज जी। कितनी जल्दी उस पर एक्शन होता है, मुझे कितनी जल्दी आप बता सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि हमने ऐसे कंप्लेन रिजॉल्व की है कि 24 घंटे के अंदर उनका वो रिजल्ट आ जाता है। ओके। मतलब इससे बेहतर फिर उसके बाद एक और वो है कि आप कंज्यूमर कोर्ट्स 28 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स सिंध में है और उसके बाद जो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास पंजाब में है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मुल्तान से जो कॉलर थे उनके करीब उनके लिए भी है कि अच्छा उनको भी बताता चलूँ कि कोई वकील करने की जरूरत नहीं है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा और आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मुल्तान से जिस साहब ने फ़ोन किया, आप अपने चंद लोगों को जमा कर लें अपने साथ और हमसे रब्ता कायम करें। हम वहाँ पे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी आपके साथ मिलके एक सेटअप तैयार कर लेंगे। तो ये मैं बताता चलूँ क्योंकि ये वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास कोई पेड तो अगर आपको कोई कहता है तो आप वहाँ पे भी हम उसको भी खोलेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे दफातर हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, उन सब के लिए जो है दरवाजे ओपन है। तो कौकब साहब, बहुत से लोग तो आपके दुश्मन भी हो जाते होंगे या नाराज भी हो जाते होंगे, दुश्मन ना भी हो तो नाराज हो जाते हैं या फिर वो ग्रज दिल में रखते हैं कि आपने उनके साथ ऐसा किया या कंज्यूमर की बात पे उनको इस तरह से हार्ड टाइम दिया, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं फिर? देखिए, मेरा ईमान यह है कि बहुत सारी थ्रेट्स आती हैं, बात आपने सही कही, और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस जमाने में तो ऐसे क्योंकि माफिया की गर्दन कोई एक थ्रेट वैसे किया बता सके एक नाम ऐसी लिए बगैर? हाँ, एक ऐसी थ्रेट कि मैं रेडियो प्रोग्राम कर रहा था, इत्तेफाक से मैं स्वत भी नंबर देता था अपना सब लोगों से राब्ते के लिए कि कोई रेडियो का नंबर होगा तो लोग उस रेडियो पे फ़ोन करेंगे, तो मैं उनको अपना नंबर, मोबाइल नंबर देता था कि मैं इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कायम करें। तो एक मैं अब लहजा चेंज करूँगा, जिस लहजे में उन्होंने कहा, एक बलूच थे गडाब से, उन्होंने फ़ोन किया कि अभी तो बाहर निकल, मैं अभी तुझे मार दूंगा, बहुत सारे लोग तेरे जैसे आते हैं। मैंने कहा भाई, मैं जब बाहर करके प्रोग्राम निकला तो वो उनका जब फ़ोन आया तो मैंने कहा आपको मसला कोई मेरी ज़ात से है या नहीं? कहना है तुम लोग इस तरह की बातें करते हो आके और चले जाते हो और कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकलता। मैंने कहा आप मुझे मसला बताइए और मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 2 महीने से लाइट नहीं है, हमारे जो उसमें हमारी औरतें जो हैं बड़ी दूर दूर से वो लेके पानी आ रही हैं, तुमको हमारी तकलीफ़ का एहसास नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, मगर आप अपने इलाके का बताइए कि क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब ये ठीक है। मैंने कहा आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूँगा, फिर आपकी जो मर्जी चाहे मुझे मारिएगा जो कहिए। इत्तेफाक की बात है, मैंने रास्ते से ही गाड़ी में बैठ के उनको KEC के जो वो थे एक्सियन, उनको फ़ोन किया। इत्तेफाक से मेरे दोस्त भी थे और मेरे साथ पढ़े हुए भी थे, इंजीनियरिंग मैंने भी की है। तो उन्होंने कहा कि कौकब साहब मैं इंशाल्लाह शाम तक मैं करा दूंगा। तो जब उनकी लाइट ऑन हो गई तो उन्हीं साहब का फ़ोन आया, अरे तुम तो जादूगर है।
चले ठीक तो है, अल्लाह ये ताला ने- आपको ये मौका मिला है कि आप मोहब्बतें भी समेट सकते हैं और थ्रेट को जो है मोहब्बत में भी बदल सकते हैं। एक अच्छा, कॉलर हमारे एक साथ है, जो- कॉलर हैं, फिर हाँ, उसके प्लीज, बाद प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब, जी, कौन है हमारे साथ? माजिद हूँ कराची से। जी जी माजिद साहब फरमाइए। जी, ये मेरा मसला ये है कि ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल, इनके ऊपर जो रिटेल प्राइस लिखी होती है ये अपनी रिटेल प्राइस से ज्यादा बिक रहे होते हैं मार्केट में। जहाँ भी लेने जाते हैं तो वो अपनी रिटेल प्राइस से ज्यादा ही मिल रहे होते हैं। क्या क्या चीज के बारे में कहा? कोई भी रिटेल प्राइस जो है, जो लिस्ट में अच्छा, लगी होती है, ठीक है। प्राइस लिस्ट के ऊपर नहीं अच्छा, देते। ठीक है, कोला वगैरह जो है। ठीक है, इस पे ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो प्राइस लिस्ट है और हाँ, इसके बरक्स जी जो हाँ। जिस अमाउंट पे दिया जा रहा है, अगर इस तरह का चेंज आए तो क्या कर सकते देखिए, हैं? दो टॉपिक हैं। एक ये कि वो चीज़ बदल नहीं रहा दुकानदार, वो कहता है जी ख़राब चीज़ है तो नहीं जी आपने ख़रीद ली, बात ख़त्म हो गई। एक ये हो गया कि जी प्राइस लगाई हुई उसने सुपरमार्केट ने या बड़ी बड़ी दुकानों ने या ऐसी जगहों पे, सब जगहों पे, और उस प्राइस कंट्रोल लिस्ट पे माल नहीं बिक रहा। ओनली एक वर्ड है सिर्फ, कि सिर्फ उनको ये कहा जाए कि मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट में लेकर के चला जाऊंगा। आप देखें वो खड़ा होकर के सामान भी बदलेगा, वो खड़ा होकर के प्राइस भी कम करके देगा। सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कंज्यूमर कोर्ट में आपको ले जाऊंगा। कंज्यूमर कोर्ट जब बन गई है पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, मुल्तान में, हर जगह, और बगैर वकील के वहाँ पे आपका डिसीजन होता है, विद इन अ वीक आपके खिलाफ वो उसके खिलाफ एक्शन होता है और पेनल्टी लगती है, बाकायदा उसको पेनल्टी लगती है। ये सारे रिजल्ट आया हैं, सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग सिर्फ चीज़ देख रहे हैं। आप जो हमारे मोहतरम सार्फिन हैं, हम तो उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं ना। तो आप जाकर के सिर्फ एक तड़ी उनको दें, एक लफ्ज़ के उनको, कि अगर आप ये काम नहीं करोगे मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा। आप देखें वो कैसे काम नहीं करता, काम हल हो जाएगा। लेकिन इसमें जिम्मेदारी भी आयद होती है सार्फिन इनकी भी जिम्मेदारी है ना, मेरी है। अगर कोई गलती आपके एंड से हुई है तो उसको आप उसके ऊपर मत थोपें जाके दुकानदार के ऊपर, ये जिम्मेदारी है। और ये तो जाहिर है फिर नियतों का हाल अल्लाह ताला जानते हैं, और जब गलत चीज होगी तो गलत ही नतीजा होगा। चाहिए कि हम भी पूछते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कितनी कंप्लेंट्स आई, कि सब लोग महंगाई का रोना जरूर होते हैं, कहते हैं जी प्राइस लिस्ट पे हमें सामान में असर नहीं आता, तो आप कंप्लेन करें। अपना जो वो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं बहैसियत सारिफ। तो मैं समझता हूँ कि फिर ये मिलजुल के जो है तमाम ये जो मुनाफाखोर ताजिर हैं खुसूसी तौर पे, इनको लगाम दी जाए, मिल के काम होगा। एक ब्रेक यहाँ पर दोबारा आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ये भी सार्फिन के हुकूक में आ रहा है वैसे, मुझे लगता है जो ब्रेक है ना, इस ब्रेक के हवाले से भी डिस्कशन हो सकती है। खैर, एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कौकब इकबाल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ खलील साहब मौजूद हैं। कंज्यूमर्स या सार्फिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, लेकिन कॉलर से पहले और मज़ीद बात को आगे बढ़ाने से पहले, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कल हमारे साथ डीजी लाइफ स्टॉक सिंध मौजूद थे डॉक्टर नज़ीर हुसैन, और उन्होंने जब हमने उनको ये बताया कि जी व्हाट्सएप पे और बाकी जगहों पे जो आपकी नोटिफिकेशन है वो सर्कुलेट हो रही है और उसे दूसरे तरीके से समझा जा रहा है। समझा ये जा रहा है कि आपने दूध पे और गोश्त पे पाबंदी लगाई है, जबकि उन्होंने पाबंदी किसी और चीज़ पे लगाई है। हमारे शो के बाद उनकी मीटिंग थी मिनिस्टर के साथ और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और ये जो लेटर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया, ये लेटर निकाला गया जिसमें ये बात की वजाहत हो गई कि बैन एक्चुअली है किस पे। तो बैन जो है वो पीढ़ियों पर है, जो माल पीढ़ियाँ हैं, जो जहाँ पर ये मवेशियाँ, जी, तो जहाँ पर ये ज़िबा वगैरह होते हैं जानवर, तो उन पे बेसिकली बैन लगाया गया है। सो ये एक क्रेडिट मैं कहूँगी उस सेंस में है कि हमने इसको डिस्कस किया और थोड़ा सा मज़ीद इसे क्लैरिफाई कर दिया लोगों के लिए। गो के इसमें कौकब साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले पे, तो वो हम ज़रूर सुनेंगे आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, कौकब साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और आपका भी देख रहा हूँ जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बस ये पूछना था कि मेरे साथ भी एक ट्रेजेडी हुई है जो कि मैं इनसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे उसका आंसर भी चाहिए। वो ये है कि मेरी सिस्टर है जो बाहर होती हैं, अच्छा, उन्होंने मुझे बैंक के थ्रू एक पेमेंट लगाई थी
और मुझे कहा था कि तुम वहां से जाकर रिसीव कर लो। तो जाहिर है कि बाहर मेरा एक नाम है पूरा उनका, मेरा नाम रिजवान अहमद अली है जी। और ऐसा हुआ कि जब मैं बैंक में गया, बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा इदारा है वो बैंक, जो अब इस वक्त अभी हमारे यहाँ मुल्क में है। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जाके उनको अपनी मतलब यानी रिक्वेस्ट दी कि मेरी सिस्टर ने पेमेंट दी है और ये मेरी उसकी कंफर्मेशन कोड और ये सब चीजें। तो हुआ ये कि उसके बाद जनाब जो बैंक मैनेजर थे उनके पास मुझे लेके जाया गया और वहाँ पे बोला कि भाई ये पेमेंट है, ये रिसीव करने आए हैं। तो उन्होंने मुझे कोई कहा कि आपका नाम मिसमैच हो रहा है और आपका जी पेमेंट जो है ना हम आपको रिसीव नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी आप जो है ना उनसे एक स्विफ्ट कोड मंगाई है। तो मैंने अपनी बहन को बोला मुझे स्विफ्ट कोड भिजवाएं क्योंकि वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहे, इस तरह नहीं हो रहा। तो बहन ने कहा कि वो इंटरनल बैंक होते हैं, हम नहीं इनको शेयर कर सकते हैं और वो उनको बोलो कि मैंने ये दिए, ये मेरा नाम है, ये मेरा एनआईसी है, तुम अपना जाके एनआईसी बताओ और अपना एनआईसी बताओ, ये सब चीजें। वो मेरे नाम में ऐसा है कि मेरा रिजवान अहमद अली नाम है, तो वो वहाँ पे उन्होंने ALEE लिख दिया और मेरे यहाँ पे ALI है। ये फर्क, इवन एनआईसी नंबर भी मेरा ही है, इवन एड्रेस भी मेरा। तो आपको अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? नहीं हुई है और वो मुझे अब वो धमकी भी दे रहे हैं कि जाओ यहाँ से, जिसको जो करना है कर लो। हमने उनको अच्छा, मेरी बहन बोली ठीक है नहीं दे रहे तो आप मुझे रिवॉक कर दो, वापस कर दो, रिटर्न कर दो मेरे, मतलब जब पेमेंट जब नहीं सही है, ठीक है, तो वो बैंक उसको वापस रिक्लेम कर देता है, बैकअप कर देता है। वो बैकअप भी नहीं हुई है उसके बाद ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे बैंक रख के उसको एंजॉय कर रहा है। ये कितना टाइम हो गया इस बात को? ये समझ लें मुझे 2 वीक्स हो चुके हैं और कराची में ही है और 2 वीक्स हो गए मुझे अब उधर चक्कर लगाते हुए। पहले तो ये हो गया कि पहले मैं 2-3 दफा चक्कर लगाता रहा, ठीक है, उसके बाद तो मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। देन अब फाइनली मैं थकार के बैठ चुका हूँ। अब मुझे अभी आज प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे लगा नहीं बिल्कुल ठीक है रिजवान साहब, हम आपको ऑनर बता देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत नुसरत, सबसे पहले तो मैं इनको बताता चलूँ कि हमने 3 बड़े डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनवा चुके हैं। सबसे पहले जो बैंकों की बात है, जो जाहिर है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, क्योंकि कंट्रोल करना बैंकों का हमारे लिए भी बड़ा मसला था। तो हमने डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जब गवर्नर थे तो उनसे कह के ये डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आप उसमें एक तो बैंक को पहले सबसे पहले कंप्लेन करें और उसके बाद जो है अगर वो राइटिंग में कंप्लेन करें और उसकी कंप्लेन आपने ज़बानी तो की है, राइटिंग में कंप्लेंट करें। उसके बाद आप स्टेट बैंक की साइट पे जाएं, वहाँ पे एक डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उनको ईमेल करें। उसके साथ साथ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी ईमेल कर दें, CC हमें कर दें। इंशाल्लाह आपका मसला जो है रिजॉल्व हो जाएगा, ये मैं इंशाल्लाह। ठीक है, स्टेट बैंक की साइट पे जाके आपने ये जी, और अगर फिर भी ना हो तो बैंकिंग ombudsman मौजूद हैं, उनके पास भी आप जा सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। बैंकिंग ombudsman में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट स्टेट बैंक का वो रिजॉल्व कर देगा और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा वक्त यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है सेशन का, तो जाते जाते कंज्यूमर को कोई आप ब्रीफली एडवाइस देना चाहें? मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद हो जाएं तो यकीनन किसी को ये जरूरत नहीं होगी कि वो महंगी अशिया फरोख्त करे या आपकी जो चीज़ें हैं वो तब्दील ना करे या आप फरोख्त किया हुआ माल वो वापस ना ले। तो सार्फिन को सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अपने राइट्स के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का साथ दीजिए और एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हो जाए। और यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। खलील साहब, 1 लाइनर ओनली, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। यूनिटी के बगैर कुछ नहीं होता। और वही जैसे पहले बात हुई और अभी इसको ख़त्म करते हुए कि सारिफ जब हमारा साथ नहीं देंगे, सारिफ खड़े नहीं होंगे, अपना रोल अदा नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। दुनिया में इसी तरह मसाइल हल होते हैं और इसकी तब्दीली बहुत जल्दी ये महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कल के प्रोग्राम में हम मियाँ वाली में वो बच्ची जो 7 दिन की थी और उसको गोलियां मार के उसके वालिद ने हलाक कर दिया, ये हमारा कल का टॉपिक होगा। आप ज़रूर उसे देखिएगा। ये बहुत तकलीफदेह मामला है। जब ये टॉपिक के बारे में भी मैं बात करती हूँ तो मेरी बहुत अजीब फीलिंग हो जाती है, बट वील बी डिस्कसिंग दैट फॉर श्योर टुमारो। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।